नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में यूपी पुलिस परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखेंगे। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर हिंदी व्याकरण के हमने ये जो प्रश्न है तैयार किए। जिन अभ्यर्थियों का 8 तारीख 9 तारीख या फिर 10 तारीख को एग्जाम से उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये हमारी क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप केवल 15 मिनट का समय लेकर इस क्लास को जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न है जो कि आपको ट्रिक से समझाने वाला हूँ और समाज से लेके हिंदी ग्रामर के सभी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स में गलत नहीं होंगे। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? प्रतिदिन शब्द में समास पूछा है, अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अविभाव समास। अब आपको अविभाव समास के ये जो 4 बातें जो कि ध्यान रखनी है ऑप्शन में आ सकती हैं। देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द अविभाव समास में जो हमारा पहला पद होता है वो होता है उपसर्ग युक्त। जैसे इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है वो हमारा उपसर्ग है, तो अविभाव समास हो गया। दूसरी बात है वो है प्रथम पद अवयव। जैसे यथाशक्ति, अगर आपको यथाशक्ति में समास पूछता तो हमारे अविभाज्य समास होता, क्योंकि देखिए इसमें यथा एक प्रकार का अवयव है। उसके बाद एक पहला पद प्रधान और पुनरावर्ती शब्द जैसे दूर दूर। इसमें देखिए दूर और दूर दोनों शब्द समान है और पुनरावर्ती हुई है, तो तुरंत हमें लॉक कर देना है कि इसमें जो हमारा समास है वो है अविभाज्य समास। तो अब आपका अविभाव समास का प्रश्न है एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर आपने ये जो तरीके हमारे ध्यान से समझे। जैसे पहला पद प्रधान, प्रथम पद अवयव, उपसर्ग युक्त शब्द और पुनरावर्ती शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सेकंड। अक्सर जाति भाषा संज्ञा के प्रश्न भी आ जाते हैं और जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। देखिए, जाति भाषा संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जाति भाषा संज्ञा बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, घर एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, एक बार ध्यान रखें, नगर। इसमें जो हमारी संज्ञा है जातिवाचक है, पक्षी जातिवाचक है। अगर पक्षी का नाम होता जैसे कबूतर, कौवा, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन पक्षी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक। सेना, दल, पहाड़, नदी। अगर नदी शब्द है तो उसमें संज्ञा है जातिवाचक। केवल जैसे गंगा, यमुना, सरयू नाम है तो उसमें जो संज्ञा होती व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद बुढ़ापा भाववाचक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक है, छोटा भाव का बोध है, तो इसमें हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करें। अगर आपका एग्जाम्स 8 तारीख को है तो एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न एग्जाम्स में जरूर गलत नहीं होंगे। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, तो देखिए भाषा के कुल कौशल की संख्या होती है वो होती है 4। इसकी मैंने तरीके जो कि आपको बता दिए सुबो पाले। अब यहाँ पे भाषा का प्रथम कौशल पूछा है तो होता है सुनना, भाषा का दूसरा कौशल बोलना है, तीसरा कौशल पढ़ना है और भाषा का अंतिम कौशल है वो लिखना। पूछा कौन सा है? प्रथम पूछा है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। अगर हमारा प्रश्न होता कि भाषा का तीसरा कौशल कौन सा है तो होता पढ़ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा के 4 कौशल जरूर याद रखें। एक एक सीट में प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अब यह हमारा प्रश्न है जो कि विलोम से है। दाता शब्द का विलोम नहीं है, दाता शब्द का विलोम नहीं है। दानी, कृपण, कंजूस और सूम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दाता शब्द का जो विलोम नहीं है वो है दानी, क्योंकि सेम शब्द दाता और दानी एक ही बात होती है। दानी दान करता है, दाता का मतलब होता है दान करना। कृपण, कंजूस और सूम ये दाता शब्द के जो कि विलोम बिल्कुल विलोम है। बाकी देखिए अधिक क्या, इसका जो विलोम है उपत्य क्या, थोड़ा सी ध्यान रखें। खल का सृजन है, विधि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अविधि।
और अज्ञ का जो विलोम है वो हमारा विज्ञ। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, अज्ञ का विलोम। तो अज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? सूक्ष्म इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अक्षर, वर्ण, वाक्य या फिर भाषा। चलो मैं इसका जल्दी से आंसर बताऊंगा आज के सेशन में, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या फिर शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है वर्ण। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, एक हमारा जो कमला, ये क्या है? एक प्रकार का शब्द है कमला। अब इसमें ध्वनि की बात करें तो टोटल 3 ध्वनियां होती हैं, क, म और ला। लेकिन वर्ण की बात करें तो टोटल संख्या कितनी होगी? से। क आधा, अ पूरा। इसी प्रकार म आधा और अ पूरा। तो टोटल कमला शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी? स। भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई हमारी क्या होगी? वर्ण होगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वो समास कौन सा है? अब एक तो उदाहरण हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो वह समास जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाची, जैसे त्रिपला, 3 संख्याओं का समूह, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वो समास जिसमें हमारा पहला पद होता है संख्यावाची, तो उसे आपको लॉक कर देना है द्विगु समास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है ये हमारा, जो कि समास का तीसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपका कन्फ्यूजन करता है तब मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए, शत्रुभुज शब्द में समास कौन सा है? शत्रुभुज शब्द में समास अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो हमने इसका जिक्र भी किया था कुछ मिनट पहले कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ये अपवाद भी बन जाता है। देखिए, 2 ऑप्शन है और इनमें दोनों में अलग अलग समास है। 4 राहों का समूह, अर्थात क्या? चौराहा। तो इसमें जो हमारा समास हो गया वो हो गया द्विगु समास। लेकिन चतुर्भुज, 4 भुजा है, अर्थात 4 भुजा किसके हैं? वो है विष्णु के। इसमें हमारा अन्य अर्थ निकल रहा है, लेकिन चौराहा शब्द में अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिस समास में अन्य अर्थ नहीं निकलता है तो उसमें तो हमारा समास होता है द्विगु। लेकिन यहाँ पे 4 भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु, इसमें हमारा अन्य अर्थ आ रहा है, तो समास हो गया वो हो गया बहुब्रीहि समास। और इसमें भी पहला पद हमारा संख्यावाची है और इस समास में भी हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची। केवल यही प्रश्न होता है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शत्रुभुज शब्द में समास कौन सा है? तो है अविभाज्य समास। प्रश्न संख्या 9, कुल 15 प्रश्न है, तो हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे देशज का आपको अर्थ मालूम है तो आंसर बता सकते हैं। देशज यानी स्थानीय भाषा का शब्द, अपनी क्षेत्रीय भाषा का शब्द, अपनी मातृभाषा में जो शब्द बोलते हैं वो हमारा देशज शब्द है। परात, लोटा, मुक्का, तो देशज शब्द है उपरोक्त सभी। क्योंकि परात एक प्रकार की स्थानीय भाषा का शब्द है। लोटा हम पानी पीने के लिए प्रयुक्त करते हैं, एक बर्तन होता है लोटा, जिसे स्थानीय भाषा में लोटा बोलते हैं। और मुक्का, तो ये सभी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, अब आपको तद्भव का अर्थ मालूम होना चाहिए कि तद्भव का मतलब क्या होता है। तद्भव और तत्सम 4 प्रश्न आ सकते हैं। अगर इसका अर्थ मालूम है तो तुरंत आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी भाषा का शब्द। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक शब्द आपको अलग दिखेगा, वो कौन सा है? यानी हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? जीभ, भिक्षु, ग्रंथि और काक दे रखे हैं। तो इसमें देखिए हिंदी भाषा का शब्द हम ढूंढते हैं, जीभ, भिक्षु, ग्रंथि और काक। काक ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में कौवा बोलते हैं, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ग्रंथि हिंदी में गांठ बोलते हैं, और ये जो हमारा शब्द है ग्रंथि है जो कि संस्कृत भाषा का है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। भिक्षु ये एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं भिखारी, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। जीव संस्कृत में जीवा बोलते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जीव एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, यानी एक प्रकार का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें जल्दी से
लॉक कर देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तत्सम, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा इनमें से। खीर, चौंस, बहु और अश्रु दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ। अश्रु एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है। खीर हिंदी का है, सौंस हिंदी का है और बहु भी हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन अश्रु है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए बोलते हैं तत्सम। प्यारे साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि एग्जाम्स तक हर अपडेट आपको हम बताते रहेंगे यूपी पुलिस की। कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द अनल, अनिल, पुत्री या फिर वायु। कृषाणु दूसरा नाम क्या है कृषाणु का? वो है आग। कृषाणु को हम आग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से हमारा एक आंसर है कृषाणु का। तो कृषाणु का जो हमारा पर्याय शब्द है वो है अनल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं। बाकी अनिल और वायु, ये वायु के पर्याय शब्द है अनिल। कभी कभी ये कन्फ्यूजन कर देता है अनिल और अनल। अनिल एक प्रकार का आग का पर्याय शब्द है या फिर कृषाणु का है, और अनिल है जो कि वायु का पर्याय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुधन आगत में संधि कौन सी है? सुधन आगत में संधि सुआगत, सुआगत, स्वागत या फिर स्वागत। कहने का मतलब इसमें से आप शुद्ध शब्द कौन सा है? यही हमारी संधि है जो शुद्ध शब्द है, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है स्वागत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज नहीं है, इसका मैंने पहले बताया था कि देशज का मतलब होता है कि स्थानीय भाषा का शब्द। फिर कह रहा है कि नहीं है, यानी स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है, यानी विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन में से खाट, तोला, लोटा, सटकना, गवाह, कारीगर, सुटकी और सुस्की। कई अभ्यर्थी बोलेंगे इतनी सर जल्दी से क्लास कैसे ले रहे हैं? तो इतना जल्दी से आपको क्लास लेना जरूरी है, और यही आपको रफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इस रफ्तार से आपको प्रश्न सही करने होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गवाह और कारीगर, जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं। कारीगर भाई कई बार पूछा है। बाकी खाट और तोला, खाट स्थानीय भाषा का है जिसके हम चारपाई, चारपाई को खाट बोलते हैं। तोला, जैसे हम कोई भी गहने खरीदते हैं तो उसको स्थानीय भाषा में तोला भी बोलते हैं। लोटा, पहले इसका मैंने जिक्र किया था, बर्तन पानी पीने का होता है, लोटा स्थानीय भाषा में बोलते हैं। यहाँ पे सुस्की और चुटकी, यहाँ पे सुस्की आपको बताएं, जब आप चाय पीते हैं तो कई बार सुना होगा कि मैं सुस्की ले रहा हूँ, ये भी हमारा स्थानीय भाषा का शब्द हो गया। गवाह और कारीगर ये जो शब्द होते हैं विदेशी भाषा के। नेक्स्ट, स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द द्विज, रमा, कमला और रमा, वनिता और कामिनी, निशा और वनिता। अब यहाँ पे पहचान करने की स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द। तो स्त्री के सभी पर्यायवाची शब्द, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इस प्रश्न के लिए, यही थोड़ा सा लेवल का आपको प्रश्न दिखाई दिया होगा स्त्री का। यहाँ पे हम देखते हैं द्विज और रमा। द्विज और रमा, द्विज पक्षी कहाँ है? दांत, दांत को भी हम द्विज बोलते हैं। इसी प्रकार द्विज ब्राह्मण, तो पक्षी, दांत और ब्राह्मण, इन तीनों शब्द का जो पर्याय शब्द होता है वो होता है हमारा द्विज। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं कमला और रमा। कमला, कमला और रमा दोनों है जो कि लक्ष्मी के पर्याय शब्द हैं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बाकी देखिए वनिता और कामिनी, वनिता, तो ये जो हमारे पर्याय शब्द होते हैं वो होते हैं स्त्री के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निशा रात का पर्याय शब्द है, तो यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना है। इस तरह से आपको आंसर देना है। कई अभ्यर्थी इन दोनों ऑप्शन में से जरूर कंफ्यूजन हुए होंगे। देखिए कमला, तो यहाँ पे देखना है कि कमला एक प्रकार का लक्ष्मी का पर्याय शब्द है, इसलिए हम स्त्री नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रश्न है
थोड़ा सा समझिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साटिए। वाक्यांश आपको सारना है। और अंतिम प्रश्न है, जो नियम के विरुद्ध हो, जो नियम के विरुद्ध हो उन्हें कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अवैध, गैर नियम, नियमानुकूल या फिर असंवैधानिक। तो जो नियम के विरुद्ध हो तो उसे हम कहेंगे अवैध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए सभी आपको जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम सेम दिखेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताना है। जो नियम के विरुद्ध हो उसे हम अवैध बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप अंत तक बने तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार होगी और उम्मीद करते हैं कि आपका यूपी पुलिस 2026 में सिलेक्शन हो जाए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।